हेलो एवरीवन। मेरा नाम लवप्रीत है। आज हम फिर एक बार मिलेंगे। आज का दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर का हम एक बार एनालिसिस करेंगे। तो आज जो पहली न्यूज़ आई है वो है कि एआई के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस जो है सेंटर बना रहा है। उसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैती बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ गवर्नेंस के नॉर्म्स निकाले हैं कि हमें एआई के फील्ड में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बोला जा रहा है कि दीज गाइडलाइंस विल बी ए कॉर्नर स्टोन इन डेवलपिंग एआई इन इंडिया एंड कैन बी ए रोल मॉडल फॉर एआई गवर्नेंस ग्लोबली। तो इसमें कीवर्ड्स याद रखना, एआई का गवर्नेंस एंड कॉर्नर स्टोन, इट कैन बी ए कॉर्नर स्टोन फॉर डेवलपिंग एआई फॉर इंडिया, एआई इन इंडिया। इसके बाद ये है कि हमने एक मिशन निकाला था, इंडिया एआई मिशन, लॉन्च्ड बाय इंडिया एआई गवर्नमेंट गवर्नेंस गाइडलाइंस, जो कि अब इस गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है, इन्हें मूव टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ रहेगा। क्या इसका ये जो हम नॉर्म्स निकालेंगे ये किस, इसका बेस क्या बनाएंगे, तो ये कोर जो 7 कोर प्रिंसिपल्स होंगे, जो कि द हिंदू में भी दिया गया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी बोला गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो होगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्डअप पे, एआई के ऊपर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस पर फोकस करेंगे। देन ये जो गवर्नेंस के नॉर्म्स होंगे ये पीपल सेंट्रिक रहेंगे, ऑब्वियसली पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। देन जो इनोवेशन होगा, जो भी एआई में हम इनोवेशन करेंगे वो एक रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन होना चाहिए। थर्ड जो है अपना है रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन करने के चक्कर में हमने रेस्पॉन्सिबल, जो एआई है उसमें रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो ना डाला। 4 होता है इक्विटी, जो इक्विटी है उसके बारे में। देन है अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली कोई भी अगर गवर्नमेंट कुछ भी नॉर्म्स निकाली गवर्नेंस के लिए तो उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। देन आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ एलएलएम्स, ठीक है। एलएलएम के बारे में आप मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में बताना कि एलएलएम होता क्या है। देन सेफ रेजिलियंस, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल देखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें जो पहला फैक्टर होता है ना, वो होता है कि वो एक रेजिलियंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और दूसरा जो फैक्टर है वो होता है कि वो सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। ये दोनों पॉइंट आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। अगर आप देखोगे, हम क्लाइमेट की भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होनी चाहिए हमारे पास। फिर हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी कुछ काम करते हैं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला है कि हम जो है एक काम और करेंगे कि एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एक टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। अच्छा, इन्होंने बोला है कि इन नॉर्म्स के लिए हमने एआई में क्या क्या करेंगे आगे जाके। तो एआई का एक सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, इन एआई गवर्नेंस ग्रुप टू कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटर एआई रिस्क। अच्छा, रिस्क भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है आजकल कि एआई के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। सोशल मीडिया जितना बढ़ रहा है, एआई जितना बढ़ रहा है, उसका रिस्क उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क ओरिएंटेड ही होती है, ठीक है, ये याद रखना। इट आल्सो सजेस्ट डेवलपिंग ए रिस्क क्लासिफिकेशन। आल्सो क्या है कि एआई का अलग अलग फील्ड में यूज़ होगा, तो हमें एक रिस्क का क्लासिफिकेशन भी बनाना पड़ेगा कि जो एआई है वो किस रिस्क के साथ हमारे पास आएगा। फिर ऑपरेशनलाइजिंग इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ये भी होना चाहिए, क्योंकि एआई का अगर मान लो कि कोई एआई का यूज़ कर रहा है, ठीक है, और एआई का वो मिसयूज़ कर रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको कोई जो
पार्टी है जिसके साथ ये हुआ है वो उसको रिपोर्ट कर सके। तो इंसिडेंट जो होता है उसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी स्टैंड बॉक्सेज इन द मीडियम टर्म। फिर हमें रेगुलेटरी मेजर्स भी, ऐसा नहीं है कि एआई में जब भी आए कोई एआई का यूज़ करे तो कुछ भी करने लग जाए, तो उसको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। ठीक है, देखो मिसयूज़ क्या क्या हो सकते हैं एआई के, वो यहाँ बताया गया है। डीप फैक्ट्स आपने देखा ही होगा, रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक वीडियो आया था एक एक्ट्रेस का जिसमें डीप फैक्ट का यूज़ हुआ था। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या करेगा, गवर्न करेगा यूज ऑफ पर्सनल डाटा फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स विदाउट कंसेंट। अब एआई मॉडल जो होंगे वो विदाउट कंसेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए कंसेंट ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसको गवर्न करेगा अगर कोई भी मिसयूज़ करता है तो। ठीक है, तो ये जनरली किस एरिया में आएगा आपका, ये आएगा गवर्नेंस के एरिया में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये GS2 का पार्ट होगा, GS3 में साइंस एंड टेक का पार्ट होगा, और GS4 में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपको एक कोई पोजीशन दे दी जाएगी और पूछेंगे कि एआई के यूज़ में क्या बेनिफिट है और क्या उसके लॉन्ग टर्म रिस्क हैं। ठीक है, फिर जैसा हमने कल देखा था कि दिल्ली जो एरिया है, जो इंडो गैंगटिक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पोल्यूशन का जो है काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है। तो आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि पोल्यूशन से जो डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली चिल्ड्रंस में। एक ओटिज़म, आप समझते होंगे ओटिज़म क्या है, नहीं समझते तो कभी आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो 2 से 3 साल की एज में वो अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते हैं, वो किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाते हैं। तो ऑटिज्म वाले केसेस में क्या होता है, माइंड का डेवलपमेंट कम हो जाता है। ये स्पेशली किस किस वजह से होता है, जैसे कि टेलीविज़न जो हम टेलीविज़न बच्चों को दिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का जो यूज़ हो रहा है, स्मार्टफोन जो है वो सबसे जो है मेजर कंसर्न है जो है ऑटिज़म के लिए। ठीक है, अच्छा, एयर क्वालिटी कल हमने देखा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने फैक्ट बताया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो बॉडी जो है वो कितना एयर जो है वो ब्रीथ कर सकती है, वो पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चों का अगर आप देखोगे तो इनटेक जो एयर इनटेक है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता रखा है। तो बोलते हैं कि अगर वो पोल्यूटेड एयर को ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उनके पास डिजीज़ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आगे और बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है और जो यंग बेबीज़ होते हैं उनको हाइयर लेवल्स ऑफ PM2.5 जो हम कल हमने देखा था उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। इवन अगर हम स्मॉल राइज का अगर पोल्यूशन में बात करें, वो भी रिस्क जो ऑटिज़म का होता है 7 to 15% ऑटिज़म के केसेस बढ़ सकते हैं अगर हल्का सा भी पोल्यूशन में राइज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन है। तो ये हमने देख लिया। इसमें आगे हम देखते हैं कि हमने बहुत जगह देखा कि यार जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, 3 tier सिस्टम जो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि कोर्ट के साथ काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग अभी भी पड़े हैं। तो इसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि इनका मेन रीज़न क्या है और किस टाइप के केसेस हैं। तो अगर हम देखा जाए, एक नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, उन्होंने एक डाटा पब्लिश किया है। उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं वो रिलेटिवली कांस्टेंट रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, और केसेस जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्सेस बढ़ रहा है, तो केसेस जो होते हैं जिसमें जुडिशियरी इन्वॉल्व है वो केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी सारे। अगर इसमें भी अगर हम केसेस की बात करें तो किस टाइप के केसेस सबसे ज़्यादा जुडिशरी के पास आते हैं, तो 37% जो केसेस जो होते हैं, टाइप ऑफ केसेस जो पेंडिंग है आज के टाइम में, वो है कि किसी का चेक बाउंस हो गया। अब किसी ने मान लो कि कोई प्लॉट खरीदा कहीं पे
उसने क्या किया, चेक दिया एक किसी को, अब वो चेक जो है दे के वो तो अपना चला गया, अब उसका हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है कि वो कौन था। और वो चेक जो है उसमें कहीं साइन का इशू आ गया, कहीं कोई नेम का इशू आ गया, स्पेलिंग का, तो ऐसे केस में चेक बाउंस हो जाता है, वो चेक का जो पैसा है वो मिलता नहीं है। तो ऐसे केसेस, फ्रॉड वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और कुछ केसेस तो, पहला रीज़न तो ये है कि टाइप ऑफ केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस हैं चेक बाउंस के, और चेक बाउंस होना ये कॉमन हो गया है आजकल, हर कोई चेक देने में रहता है। सेकंड थिंग है कि काफ़ी सारे ओल्ड केसेस भी हैं जो कि बहुत पुराने केसेस हैं, उनको अभी सॉल्व नहीं किया जा सका है। फिर नेचर ऑफ केस जो है, जैसा हमने देखा नेचर ऑफ केस में ये आ गया कि चेक बाउंस, फिर सेटलिंग ऑफ चालान, चालान का जो केस होता है, अगर हम देखेंगे रेप और मर्डर के जो केसेस हैं वो रिलेटिवली बहुत कम है। फिर डिले का इन्होंने रीजंस दिए हैं, रीज़न क्या क्या है कि काउंसल अवेलेबल नहीं है, स्टे लग जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने कोर्ट का जो कुछ डिसीजन आया, ठीक है, उस पर हम चले जाते, जैसे लोअर कोर्ट आया तो हम चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन दिया तो बोला सुप्रीम कोर्ट में जाना है मुझे, मैं नहीं मानूंगा ये, ठीक है। तो ऐसे केसेस में होता है क्या है, उस पर स्टे पे स्टे लगता रहता है। फिर क्या होता है कि एक एक केस ऐसा भी होता है कि जब आपको पता लग गया कि ये अक्यूज्ड है इस केस में, लेकिन जब आप उस अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में लेते हैं या कैसे भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाता है, तो जुडिशरी अब उसको ढूंढती रहती है कि भाई कहाँ गया कहाँ गया। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं है उस केस को रजिस्टर करने के, उस केस को आगे प्रोसीड करने के, तो वो केस क्या है वहीं पे ही अटका रहता है। तो हर बार उस पे वो कहते हैं ना सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, विटनेस नहीं है, और सेकंड उसके बाद लास्ट जो होता है वो विटनेस है, कि विटनेस ही नहीं है, तो आप उस केस को आगे प्रोसीड कैसे करोगे। ठीक है। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये हमें ये नहीं देखना है कि भाई हमारे पास कितने केसेस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये GS2 में हम यूज़ कर सकते हैं इसके पॉइंटर्स को। ठीक है। अभी चीताज का आपने देखा होगा कि पहले सबसे पहले कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, MP में जो है, ठीक है, वहाँ पे चीता इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर उसके बाद गांधी सागर में, ठीक है, गांधी सागर नेशनल पार्क में, और अभी जो है लेटेस्ट में वो है, इनका जो लेटेस्ट है वो है नोरा देही। ठीक है, नोरा देही देही वो भी एक MP में ही है। ठीक है। तो जो MP स्पेसिफिक जो है कि वहाँ का ऐसा क्या क्लाइमेट है जिसकी वजह जो चीताज के लिए जो है फेवरेबल है। ठीक है। और जो ये नोरा देही होगा, इट विल बी द स्टेट्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड होम होगा ये चीताज का। अब इसमें क्या याद कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, खुद से पढ़ लेना कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा एक ट्री बनता है हमारा पिरामिड, ठीक है, उसमें अपेक्स जो होते हैं प्रीडेटर्स, जो सबसे ऊपर बैठे हैं प्रीडेटर्स, ठीक है, उनमें क्या कौन होता है, लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, ठीक है, लेपर्ड्स होते हैं। तो ये अपेक्स प्रीडेटर्स कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपेक्स प्रीडेटर क्या होता है ये देखना है। फिर हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल बस इसीलिए लिया है कि आपको ये पता हो कि हर्बीवोर्स क्या होता है। फिर एक और वर्ड है इसमें प्रे, प्रे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं ये आप इसमें से अपना एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना। फिर अब जो है हमारे पास चीता को हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन हमें पता है कि वो काफ़ी क्रिटिकल मतलब एनवायरनमेंट में रहता है। तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने वेटरनरी केयर यूनिट्स एस्टेब्लिश किए, एनिमल के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जो कि स्पेशल केयर के लिए होता है, और हमने चीता और टाइगर मॉनिटरिंग के सेंटर बनाए हैं, और स्टाफ के क्वार्टर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, सो दैट कि इनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हों। आप यहाँ पे एक देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जो सेंचुरी जो कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नोरा देही,
इट एक्ट्स एज ए कॉरिडोर फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और ये इनडायरेक्टली कनेक्ट करती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वाया रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जितने भी चार बोले हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इनके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें इन्होंने बोला है ये GS1 के लिए, GS2 के लिए और GS4 के लिए या ऐसे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें दी गई है, वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल बोलता है कि आप बिहार में, एवरीवन जो है वो बात कर रहा है कि हमने वुमेन्स को ये दे दिया भाई, अभी जैसे हुआ था कि 10,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि आप पैसे दे रहे हो लेकिन वॉइस नहीं दे रहे हो। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि पैसे दे रहे हो वुमेन को लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए आप उनको वॉइस नहीं दे रहे हो। इसी को फैक्ट अगर देखोगे इसके रिगार्डिंग, तो अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट जो है उन्होंने बोला था एक बार कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम थ्रो, अमर्त्य सेन्स वर्क ऑन डेवलपमेंट एज फ्रीडम थ्रोज लाइट ऑन हाउ टू think about the issue of women's empowerment. He proposes that an individual is free to extend that she has the capability to lead the kind of life she values. तो ये बोला, इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल जो है उसका फ्रीडम है ये कि कैसी वो लाइफ जीना चाहता है, ठीक है, और किस टाइप की लाइफ को वो वैल्यू करता है। तो इन्होंने बोला कि आप सोशल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, रादर देन गिविंग द फ्रीबीज, ठीक है, और गिविंग द मनी डायरेक्टली टू द फॉर द एम्पावरमेंट। दिस इज नॉट द करेक्ट मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट। देन ऑल्सो ये टॉक्स अबाउट दैट यू हैव टू बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज बिल्डिंग पे फोकस करना है वाया प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। सो these are the 2 points that needs to be understood. इसके बाद इन्होंने बोला है कि बिहार के केस में या फिर किसी भी अगर स्टेट में देखोगे तो ये वहाँ पे क्या है कि फ्रीबीज के चक्कर में उन्होंने एक चीज़ अवॉइड कर दी, जो कि पब्लिक स्कूल्स जो है, जो एजुकेशन का जो फंक्शन है कि वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। और अभी देखा गया कि ए रिसेंट इंटरव्यू ऑन नेशनल टेलीविजन शोड ए फीमेल स्टूडेंट स्पीकिंग ऑफ द एब्सेंस ऑफ रोड्स, कनेक्टिविटी इश्यूज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं एम्पावरमेंट को, ठीक है। फिर देखो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने टैगलाइन यूज की है कि हर कोई बोलता है कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, उससे सुशासन आ जाएगा, गुड गवर्नेंस हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो केस ट्रांसफ़र जो करके हम जो सुशासन ला रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि बिहार के केस में ये भी बोला है कि फीमेल टू मेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, वो जहाँ पे बिहार में अगर देखोगे तो हर 6 लोगों पे सिर्फ 6 वुमेन, 100 लोगों पे सिर्फ 6 वुमेन है जो कि लेबर फोर्स में है, जो कि नेशनल का जो एवरेज है फीमेल टू मेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन का, उससे 5 टाइम्स जो है वो कम है। मतलब जो नेशनल है अपना वो 30 वुमेन के अराउंड है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये फैक्ट के बेसिस पे याद रख सकते हो। सेकंड थिंग है कि ये बताने चाह रहे हैं कि आप वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए एक और चीज़ जो है उसका हमें यूज करना पड़ेगा, वो है जेंडर रिवॉल्यूशन, ठीक है, कि हमें जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज लानी पड़ेगी रादर देन केस ट्रांसफर्स। तो जेंडर पैरिटी इन गवर्नेंस इज श्यूकोनन इफ दिस इज टू चेंज। श्यूकोनन, सिंक्यूनन मतलब होता है
ये मैंडेटरी है और इसेंशियल है, ठीक है, ये याद रखना। ये कीवर्ड्स होते हैं ये आप इनका थोड़ा ध्यान रखना। सिन क्यो नन, एक और होता है शो मोटो, ठीक है, शो मोटो कॉग्निजेंस, जैसे हमने पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना, शो मोटो कॉग्निजेंस, कि जब गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी अपने से स्टेप लेना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं शियो मोटो कॉग्निजेंस। इसका सबसे जो एग्जाम्पल जो अगर हम देखें तो हम कभी कभी बोलते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसी का जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर हम ओवर कर दें उसको, मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाए जुडिशरी, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, इन पे भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही जुडिशियल विजिलेंटिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। बीजेपी जो है वंदे मातरम, ठीक है, इसकी 150th एनिवर्सरी मनाने जा रही है, तो वंदे मातरम के बारे में देख लेना क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये ज़रूर याद कर लेना, क्या पता कभी पूछ ले प्रीलिम्स में। छोटा सा वंदे मातरम के बारे में 3-4 स्टेटमेंट देखिए, किसने हु संग, ठीक है, वैन, ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, ठीक है, हु रॉट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ये पूछी जा सकती है। अभी हमने कल एक बिल गेट्स का देखा था क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि अभी क्या है, रिसेंट में होने वाली है COP30 जो कि ब्राज़ील में होने वाली है, ठीक है। तो उसी के चलते ये सब कुछ आ रहा है अभी करंट में, कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि जो COP30 होगा इसको हम नाम देंगे कॉप ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो इसके बारे में ये, अच्छा ये ब्राज़ील में हो रहा है ना, तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोलते हैं कि हम जो है हमने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, उसमें से कुछ इन्होंने बोला है कि जैसे हमने इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं कि ओवर द पास्ट 30 दीज गैदरिंग्स, ठीक है। अभी एक बार इसको पढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, एनेक्डोट टाइप का है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ह्यूमैनिटी हैज शोवन इट्स एबिलिटी टू ओवरकम ग्रेट चैलेंजेस व्हेन इट एक्ट्स टुगेदर एंड गाइडेड बाय साइंस। वी प्रोटेक्टेड द ओजोन लेयर। द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू द COVID-19 pandemic proved that the world can act decisively when there is courage and political will। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहें और एक कलेक्टिवली अगर हम काम करें तो हम इसको क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत जगह पढ़ी होगी, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबकी डिफरेंशिएटेड है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस, कि कोई डेवलप्ड कंट्री है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको अभी डेवलप होना है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाइमेट के प्रति कम होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सबका कॉमन गोल जो है वो एक ही है। तो यही जो प्रिंसिपल होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये बोलते हैं कि दिस विल बी द नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन ऑफ एनी क्लाइमेट पैक्ट। हम कोई भी क्लाइमेट पैक्ट कभी भी करेंगे तो ये जो चीज़ है इसको CDR बोलते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो एनवायरनमेंट में, CDR बोलते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इट विल बी द फाउंडेशन ऑफ एनी क्लाइमेट पैक्ट। फिर ब्राज़ील ने ये भी बोला कि वी आर बिकम द सेकेंड कंट्री टू प्रेजेंट ए न्यू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आप ये बताइए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का कमेंट करके बताना फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो इसका बताना मुझे, NDC जो होते हैं नॉर्म्स, इसके बारे में। आगे इन्होंने बोला है कि अच्छा एक चीज़ ये है कि इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है
क्लाइमेट चेंज काउंसिल का। तो ये बोल रहे हैं कि इस बार हम जो COP30 है इसके थ्रू ये एडवोकेट करेंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूएन बॉडी जिसका नाम होगा यूएन क्लाइमेट चेंज काउंसिल, जो कि जनरल असेंबली से लिंक होगा। तो होगा क्या कि जब यूएन की कोई बॉडी बन जाती है तो उस पर क्या है कि यूएन में सिग्नेटरीज जितने भी कंट्रीज होते हैं वो बाइंडिंग हो जाता है कि उन सबको वो नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम ऐसा ही एक काउंसिल बनाने जा रहे हैं। तो ये एक नया पॉइंट है, इसमें ये याद रखना। इसका यूज आप GS3 में, स्पेशली GS3 के लिए ये इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट जो है। अगर कुछ लिखना हो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के जो टॉपिक होते हैं उनमें कुछ नया लिखना हो और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो तो आप ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ ए नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज काउंसिल। इवन इन्होंने ये भी बोला है कि हमने एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, मतलब एक टाइप का ये फंड जो है ये क्रिएट कर रहे हैं हम फॉर इनोवेटिव इनिशिएटिव्स। जो भी कंट्रीज इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लेगी उनको अवार्ड करने के लिए। तो इन्होंने बोला है कि हमने 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया है इसमें। अब आता है एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट इस जो ये द हिंदू का है, इसमें बोला गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, तो अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर ने एक बार बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया था कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो ये बुरा बन जाएगा अगर इसको जो काम करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो इस पे अगर बुरे लोग हों या फिर जो काम नहीं कर रहे हों। इसी का एक और इन्होंने आगे भी स्टेटमेंट दिया था, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है। हाउएवर ए गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए बैड लॉट। फिर इन्होंने बोला कि हाउएवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट गुड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए गुड लॉट। ठीक है, तो ये पूरा इतना स्टेटमेंट था इनका। तो इनमें यही बोलना चाहते हैं कि लोग अच्छे होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कितना भी कर दें कि हमने ये रूल्स रेगुलेशन बना दिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं होगा तो वो कोई फ़ायदे का काम नहीं है। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ नॉर्म्स, इट इज़ ए वॉलेंटरी सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड पर्सनस। ठीक है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग होते हैं हमारे द्वारा वो होता है। और एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसमें से एक ये है कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अभी तक ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसके लिए आगे बात चल रही है। इन्होंने बोला है कि हमने एक्ट भी पास किया लीगली एनफोर्स करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है ये देख लेते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस समय से लागू हो जाता है जब भी कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है कि अब से इस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, लोकसभा हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें जब जैसे ही द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड, ठीक है, अंटिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जब शेड्यूल अनाउंस होता है उससे लेके जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनल रहता है। ठीक है, अच्छा ये है। इसके बाद अच्छा, इसको पावर्स कहाँ से मिलती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ कुछ इसमें कुछ मेंशन है कहीं लॉज में। तो इसमें बोला गया है वायलेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ MCC विथ रेस्पेक्ट टू कैंपेन प्रोसेस कैन बी एनफोर्स्ड। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय RPA। ठीक है, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और एक और अपना एक्ट है जो कि है IT एक्ट। ठीक है, IT एक्ट 2000। दीज टू आर दी लॉज दैट एनफोर्सेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसके बाद ये बोला है कि दिस कोड ऑफ कंडक्ट
डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ग्रांट्स और डिसपर्समेंट्स अंडर ऑनगोइंग प्रोग्राम्स ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। तो अभी क्या हुआ था कि बिहार में क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शन आने वाले थे या फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली थी, तो वहाँ एक योजना निकाली गई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। उसमें अगस्त की बात है, ये अगस्त 2025 में, अंडर द स्कीम वुमेन आर एलिजिबल टू रिसीव 10,000 एज ग्रांट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। हमने अभी एक आर्टिकल देखा था, उसमें यही बोला गया है कि आप पैसे क्यों दे रहे हो भाई, आपको तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, हेल्थ देना है, आपको लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट एम्पावरमेंट नहीं करता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये पैसे आगे मतलब लोगों को जाएंगे। तो 75 लाख वुमेन को ये ट्रांसफ़र होगा, तो ये भी है इसमें। तो इसी के बारे में बोला गया कि 2013 में बोला गया है कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने रिकमेंडेड किया था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके फेवर में नहीं था। क्यों नहीं था? उन्होंने बोला कि यार हमें इलेक्शंस करवाने होते हैं पूरे कंप्लीट 45 डेज में, ठीक है, और अगर उसमें किसी बीच में किसी ने कुछ पंगा कर दिया तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनके चक्कर में इलेक्शंस लंबे खिंच जाएंगे। तो बोले कि ये हम नहीं कर सकते, इसको एनफोर्स करना मतलब इतना इसलिए पॉसिबल नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इसके फेवर में नहीं था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से लॉ है ऐसे करके, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है, मैकियावेलियन एबिलिटी, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना। मतलब कोई भी एबिलिटी होती है उसमें आप जैसे ऐसे में पॉइंट एक फ्रेज यूज कर सकते हो, मैकियावेलीज एबिलिटी ऑफ दिस पर्सन और दैट पर्सन टू इन्वेंट न्यू वेज ऑफ वर्किंग अराउंड इलेक्शन लॉज। तो बोलते हैं कि लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे हैव मैकियावेली मतलब एक तरह से इस एबिलिटी को बोलते हैं क्लेवर, चतुर एबिलिटी जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, चतुर। तो ऐसी क्या चालाकियां करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, तो वो क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। और इवन द सिंसियरेस्ट अटेम्प्ट टू कर्बिंग सच प्रैक्टिसेस वुड बी ए वाइल्ड गूस चेज। मतलब अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर करता है कि भाई मैं इस लॉ को बाईपास कर देते हैं, तो आप कितने भी सिंसियर एफर्ट लगा लो उस प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए, इट विल बी जस्ट लाइक ए वाइल्ड, ठीक है, गूस चेज। कि वाइल्ड गूस मतलब एक जानवर होता है उसका चेज के बराबर, मतलब एक फ्रेज है ये। तो आप देख लीजिए कि वो मतलब ऐसे कोई उसका फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा वैसे वाली बात है। एक बहुत ही अच्छा कोट है, बहुत ही अच्छा कोट है, ये याद करने वाली चीज़ है। ऐसे में भी यूज़ हो सकता है, GS2 में भी हो सकता है, GS4 में भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी उसको यूज कर सकते हो आप। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट टू किल बैड लॉज देन टू पास गुड वंस। ये US के प्रेसिडेंट थे कैल्विन कॉलेज, ठीक है, कैनविल कॉलेज, उन्होंने ये बोला था। इट मे बी एप टू अप्लाई दिस टू मोस्ट पार्ट्स। आगे बोला गया है कि मोस्ट पार्ट ऑफ जो है स्कीम्स हैं उसमें हम MCC को कर सकते हैं अप्लाई, दैट डील विद द गवर्नमेंटल स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। वोलेशन ऑफ कोड विद रेस्पेक्ट टू कैंपेन प्रोसेस में भी सुटेबली डील विद बाय द इलेक्शन कमीशन अंडर इट्स एग्जिस्टिंग पावर्स। तो अब बोल दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास जो एग्जिस्टिंग पावर्स है उसी में से आप अपना बेस्ट यूज करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करिए। मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्टिंक्ट पावर दी जाएगी, सेपरेट पावर दी जाएगी। अब इसमें क्या है, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, एक और आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉर कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज
टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एमसीसी। अच्छा ये भी है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है ये क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसके लिए ये बोला जाता है कि one of the argument for the conduct of simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies is to minimize the impact of MCC that restricts new government programs and schemes with multiple elections every year। तो यही बोला जाता है कि हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है इम्पैक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को नहीं होने दे रही है, कि भाई अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए तो साल में सिर्फ एक ही बार ये काम हो पाएगा। अभी हमें हर साल ये काम अगर करना है कि लोगों को फेवर देने हैं, कैसे न कैसे करके उनको अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए ये साइमल्टेनियस इलेक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी लास्ट जो इसका है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज GS2 का, व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल सा हो जाएगा कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर हो, डेक्री हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, उसको हम नहीं मानना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको डिसओबे कर रहे हैं, तो यही होता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें ये बोला गया है पहले तो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, ये केसेस जो बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया इन दोनों के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब मेन पार्ट होते हैं इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। फिर ये बोलते हैं कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो जुडिशरी का जो प्राइम फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम प्राइम फंक्शन बोलते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनता है। अगर आपको थोड़ा सा और देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पढ़ना, ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, मेंस में स्पेशली, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बताया गया है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। तो ये हमें एक बार मेंस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट होता क्या है। तो कंटेम्प्ट जो है ये वर्ड हमारे आर्टिकल 19(2) उसमें फ्रेज मेंशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्टली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में नहीं बता रखा है, बस एक फ्रेज है जिसमें ये बोला गया है ग्राउंड्स क्या होते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 19 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि आर्टिकल 19(2) जो है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, फंडामेंटल जो फ्रीडम्स होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी कोर्ट के लॉ ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं बात होनी चाहिए, उसमें आप कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ठीक है। जो सुप्रीम, अच्छा ये कैसे इनको पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 उसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इनिशिएट सच प्रोसेस इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बीइंग डेजिग्नेटेड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये इसमें एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है इसके बारे में बता रखा है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन हुज डिसीजंस आर केप्ट इन रिजर्व for future references and inherently it also has the power to punish for its contempt। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है।
तो ये जैसा हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो एक्ट है ये क्लासिफाई करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डेक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट एंड अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग गिवन टू ए कोर्ट। ठीक है, तो इसका जैसे मैंने बताया ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब डिसओबे कर रहे हो आप, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, जो जजमेंट्स होते हैं, जो डेक्री होती है, डायरेक्शन होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? तो इसी एक्ट के 1971 के सेक्शन 2C में, ये ऊपर वाला 2B में है, ये 2C है, 2C में लिखा गया है कि वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ द एनी एक्ट। पहला क्या है? एनी एक्ट विच स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, उनकी कोर्ट की अथॉरिटी को डिमिनिश करते हैं। फिर दूसरा, प्रीजुडिसेस और इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विथ द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। मान लो कि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, जैसे हमने देखा ना मीडिया ट्रायल की हम बात करते हैं कि मीडिया पहले ही बोल देता है कि भाई ये इसको तो फांसी होगी, तो यही बोलना चाह रहा है कि मीडिया नहीं डिसाइड करेगी जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, कोई ऐसे अपने से नहीं बोलेगा कि ये होगा, इसमें तो ये होगा, ये वाला केस है। तो ड्यू कोर्स ऑफ, जब तक प्रोसीडिंग नहीं होती है कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई अपने जजमेंट्स नहीं देगा, कोई प्रेजुडाइस नहीं देगा। फिर इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पता लगा कि एक जज है जो कि फांसी की सज़ा मान लो देना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, कोर्ट जो है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जैसे ही होने वाली थी या जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन या देने वाले थे वो अपना जो फाइनल डिसीजन है उससे पहले ही कोई आके उसमें इंटरफेयर कर गया, मतलब कुछ भी कर दिया, मान लो कोर्ट में आके उसने हंगामा कर दिया, तो ऐसे केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राजपाल यादव जो थे, ठीक है, जो एक्टर हैं, उन पे एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था कि उन्होंने क्या किया था, उनका था विलफुल डिसोबीडियंस। ठीक है, काफ़ी केसेस होते हैं ऐसे, लेकिन ये एक केस मुझे याद है, विलफुल डिसोबीडियंस। उन्होंने क्या है, जब उनको बोला गया कि आप कोर्ट के सामने आइए, कोर्ट में अपना मतलब दीजिए, तो उनका कुछ डेट का कुछ इश्यू था, तो उसके चक्कर में वो आ नहीं रहे थे, तो उन पे ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था। ठीक है, एक शियो मोटो होता है, ये भी आप देख लेना क्या होता है। ठीक है, शियो मोटो वर्ड है, इसका भी एक बार आप पॉलिटी में अपना, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप हमेशा अपने आंसर्स में भी लिखिए, तो इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना, एक अच्छा पॉइंट है ये वाला, ये प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस इसीलिए इस टॉपिक के ज़्यादा हैं क्योंकि एक ऐसा इसमें है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इट मे आल्सो बी इनिशिएटेड बाय थर्ड पार्टी। जरूरी नहीं है कि कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के अगेंस्ट में इश्यू करे या इनिशिएट करे। थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी जिसके पास क्या होना चाहिए, पार्टी प्रोवाइडेड द पेटिशन हैज कंसेंट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट कर सकती है, बस इसकी कंडीशन ये है कि उनके पास कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ठीक है, फिर इसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म तो रहते ही हैं, इसमें काफ़ी सारे केस बता रखे हैं, लेकिन इनमें सबसे जो लेटेस्ट केस है वो देख लेते हैं। सनमुगम एट द रेट लक्ष्मी नारायणन वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। देख,
इसमें ये बोला गया है कि जो हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पनिशमेंट हम देते हैं या किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बुलाते हैं, इसका जो मेन पर्पज है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो जैसे बोलते नहीं है कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, तो वैसी वाली बातें हैं ये। ठीक है, एक चीज़ ये थोड़ा पढ़ लेना आप, सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है। इसको इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि एलिमिनेशन ऑफ इनजस्टिसेस, तो ये देख लेना सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है। थोड़ा जिस्ट में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा दे रखा है, एज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग फंडामेंटल फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उस पर थोड़ा ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, इन इंडिया में क्या है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है डेजिग्नेटेड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा याद रखना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोला गया है, लोअर कोर्ट, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं बोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। इट इज नाउ ए सेटल्ड प्रिंसिपल दैट फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ ए डिसाइडेड केस इज नॉट कंटेम्प्ट। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि क्रिटिसिज्म किया कैसे जाए। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म से आप उसमें हर्डल बन रहे हो, जो प्रोसीडिंग्स है, जो अगर प्रोसीडिंग्स है, इसमें आगे एक और कंसेप्ट भी आता है जिसको बोलते हैं, एक मैंने देखा था इसमें, अभी शायद नहीं है, ये रहा। ठीक है, कंटेम्प्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मियर डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट जो है एक तरह से अगर मान लो इसका एक मेजरमेंट लिया जाए तो कंटेम्प्ट होता है वो हायर साइड में रहेगा, डिसरिस्पेक्ट लोअर साइड में रहेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हमने पूरा इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे उनको हमने देखा है। आप एक बार जो मैंने इसमें बताया आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि पहला कंट्री कौन था जिन्होंने एनडीसी गाइडलाइंस नॉर्म्स निकाले थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, कल का रिवीजन करने के लिए एक आप मुझे बताएंगे एक्यूआई जो होता है, कमेंट में डालना कितनी कैटेगरीज होती है इसकी, कैटेगरीज, और कितने पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसमें होते हैं, तो ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो न्यूज़ हैं ये कभी भी पूछी जा सकती है और इसमें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बताना वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम किन्होंने लिखा था, ठीक है, क्या था, कहाँ से लिया गया है, हमने कब लिया, पहली बार कहाँ गया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक देख लेना। फिर इनके बारे में देखना, कुनो नेशनल पार्क, ये तो सबको पता है एमपी में होता है, गांधी सागर ये नेशनल पार्क, ये भी एमपी में है। तीसरा नौरा देही भी देख लेना, ठीक है, ये भी एमपी में है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा देखना, पन्ना टाइगर रिजर्व क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इनके बारे में खुद से पढ़ लेना और थोड़ा सा। फिर आप देखना इसमें एल्जाइमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना, एल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, मैं बेसिकली बता देता हूँ, आपने कभी सुना होगा मेमोरी लॉस। ठीक है, तो चिल्ड्रन में आजकल ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन से एल्जाइमर्स के केसेस में थोड़ा डिप क्या एक राइज आया है। ठीक है, ये देख लेना। फिर 7 कोर प्रिंसिपल्स, ये आप याद करने की कोशिश करना। सबसे पहला कि हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ठीक है, एआई के मतलब रिगार्डिंग। फिर होता है कि हमें पीपल सेंट्रिक जो है वो एआई का मॉडल बनाना है। फिर वो इनोवेशन जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन होना चाहिए, इक्विटी, ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ एलएलएम्स। ठीक है, तो ये एलएलएम क्या होता है ये आपने कभी पढ़ा होगा, ये मशीन लर्निंग्स जो होते हैं उसमें काम आता है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में एलएलएम क्या होता है। ठीक है, फिर है लास्ट जो होता है कि हमें एआई को सेफ बनाना है, ठीक है, रेजिलिएंट बनाना है
और सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। तो ये देख लेना। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरे जो सेकंड वीडियो है, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे बताना। और आई होप कि मैं जो समझा पा रहा हूँ इसमें वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपके कोई और भी व्यू पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे दे देना। थैंक यू।